हाय, देखो यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें लिखी हैं, समझा दूंगा। वैसे लाइट चैप्टर ख़त्म हो चुका है, आई चैप्टर भी मैं ख़त्म करवा चुका हूँ, मैथमेटिक्स भी हो ही गया है, फिजिक्स भी मैं करवा दिया था और आशुतोष भी करवा दिया था, ठीक है ना। तो आज इलेक्ट्रिसिटी जो आप सबका ज़िंदगी खाता है उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। एग्जाम्पलर में ये तो पर्टिकुलर क्वेश्चन आई चैप्टर का हर बच्चे का मिस्टेक होता है, तो उसको देख लीजिएगा। इलेक्ट्रिसिटी करने वाले हैं। इलेक्ट्रिसिटी में मेजर दो फॉर्मूलाज रहते हैं चार्ज के लिए, आप सब जानते हैं। अगर कोई नहीं जानता तो मैं बता दे रहा हूँ। Q इज इक्वल टू एनी एक फॉर्मूला है, ये कुछ नहीं है, ये बताता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे अगर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का कूलम का चार्ज अगर रहता है, उसमें आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर मल्टीप्लाई कर दोगी तो आपको मिल जाएगा, क्या बोलते हैं, आपको मिल जाएगा टोटल चार्ज मिल जाएगा। करंट के फॉर्मूले से भी चार्ज का वैल्यू पता चलता है, Q इज इक्वल टू आई टी। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं दिया होगा तो टाइम, क्वेश्चन में अगर टाइम नहीं दिया होगा तो आप वन अप्लाई करोगे, ठीक है। इसको क्वांटिफिकेशन इक्वेशन भी बोला जाता है वन को। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हूँ, दैट इज नेट चार्ज इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ब्ला ब्ला ब्ला, मैं आपको बता चुका हूँ। 6 × 10⁻⁻18 इलेक्ट्रॉन्स इन वन कूलम, ये एनसीईआरटी का लाइन है और इसमें बार बार क्वेश्चन भी आता है। तो वो एक्चुअली आपको पूछेगा कि एक कूलम में अगर 1.6 × 10⁻19 का चार्ज, मतलब एक कूलम में अगर इतना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो आप एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालो, ठीक है। ये सवाल आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालो। तो ये वही है। और यहाँ पे मैं कुछ गलती कर दिया हूँ, इसको, ये क्या हो रहा है, इसको मत देखो। इलेक्ट्रिसिटी में करंट के बारे में मैं बता चुका हूँ। करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम। नेट चार्ज कितना फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम में। आई का यूनिट एसआई यूनिट एम्पियर होता है। मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर एंड माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻6 एम्पियर। आपको ये याद रखना होगा। और अगर कभी क्वेश्चन में मिली एम्पियर्स में दिया है, आप उसको एम्पियर में कन्वर्ट करोगे, माइक्रो में दिया तो माइक्रो में कन्वर्ट करोगे। डिवाइसेस कुछ यूज होते हैं, एम मीटर, वोल्ट मीटर। जो सर्किट डायनामिक्स में आता है, तो सर्किट में एम मीटर करंट के लिए होता है, वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए होता है। यहाँ पे दो केसेस में लिखा हूँ। आइडियल एम मीटर का रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए, मैं समझा रहा हूँ क्यों। और आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस जो है इंफिनिटी होना चाहिए। लॉजिक ये है कि एम मीटर मस्ट हैव लोएस्ट सस्टेनेबल रेजिस्टेंस, इतना कम भी नहीं होना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी करंट उसको जला के एकदम ये कर दे जो मटेरियल से जा रहा है। टू एक्यूरेटली मेजर करंट, थोड़ा लो रेजिस्टेंस रहेगा तो जितना करंट जा रहा है वो तो अच्छे से मेजर कर पाएगा ना एम मीटर। हाई रेजिस्टेंस रहेगा तो करंट जाएगा ही नहीं उसमें से ज़्यादा, जा ही नहीं पाएगा, उसको बहुत तकलीफ होगा। तो वो आपके ये के अनुसार आप जितना प्रोवाइड किए हो उसके अनुसार सही रेजिस्टेंस तो नहीं दिखाएगा कि अरे भाई मैं अगर 10 एम्पियर ले रहा हूँ और मेरे पास थोड़ा हाई रेजिस्टेंस का एमीटर है और वो 5 दिखाने लगा, तो भाई ऑब्जर्व वैल्यू और रिकॉर्डेड वैल्यू में तो अंतर आ जा रहा है ना, जो कि अलाउड नहीं है। यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होते हुए भी करंट इसमें से कैसे जा सकता है, वो क्वेश्चन भी आ रहा है। वोल्ट मीटर में अगर भाई कोई चीज़ का रेजिस्टेंस इन्फिनिटी है, करंट तो नहीं जाना चाहिए। तो एक्चुअली ये एक तो थियोरेटिकल बात है, लेकिन फिर भी मैं समझा रहा हूँ इन्फिनिटी रेजिस्टेंस में करंट नहीं भी जाना चाहिए एक्चुअली। लेकिन वो जो है तो है, जो है तो है, हमको पता नहीं है फिजिक्स में, अरे भाई इसका वैल्यू कितना हुआ, लगा दो इन्फिनिटी। तो देखो मान लो कि एक तो वोल्ट मीटर है, इसको केसिंग जो है, ये केसिंग दिया गया है तुम्हारा, इसमें से मतलब कोई प्लास्टिक चीज़ है, इसमें से आप करंट दे रहे हो, आप चप्पल पहने हो, सब की लकड़ी में है और बस सर्किट में। अब करंट के पास तो कुछ रास्ता रहेगा नहीं, वो तो बोलेगा कि भाई मेरे को इसी से ही जाना पड़ेगा, तो वो वोल्ट मेजर कर देता है। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। फिर यहाँ पे कन्वेंशनल करंट क्या होता है मैं समझा दे रहा हूँ। कन्वेंशनल करंट वो करंट होता है जो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में घुसे। और यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें भी लिखा हूँ, जैसे कि इलेक्ट्रॉन जो है करंट के डायरेक्शन में ऑपोजिट रहता है। एक्चुअली ये नहीं होता है, लेकिन 10वीं लेवल में ये होता है 10th के बेसिस में, तो आपको इतना सोचना नहीं। और यहाँ पे एम मीटर कैसे कनेक्ट किया जाता है, पॉजिटिव में जाएगा करंट, एम मीटर के पॉजिटिव में ही घुसता है और नेगेटिव से निकलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसको भूलना नहीं, क्योंकि करंट एमीटर का काम ही होता है करंट मेजर करना।
वोल्ट मीटर के साइंस को आप इग्नोर करो, वोल्ट का कोई भी साइन नहीं होता है, वोल्ट के साइन को इग्नोर करो। अगर बुक में दिया होगा तो एक बार देख लेना, वोल्ट का साइन अगर होगा तो। वोल्ट मीटर में कोई साइन नहीं लगता है, वोल्ट मीटर में पैरेलल ही जोड़ा जाता है। एक्चुअली पॉजिटिव है, तो सिंस ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे भी आपका करंट जो होगा ये तो पॉजिटिव ही आएगा, यहाँ पे वोल्ट मीटर साइन पॉजिटिव नेगेटिव होगा। चलो सही है, सही है, सही है, सही है, क्योंकि करंट यहाँ से जाएगा फिर यहाँ से निकलेगा। सही है। और एमीटर के डिवाइस में भी यही होगा, रीज़न तो मैं बता दिया हूँ कि करंट फ्लोज फ्रॉम हायर। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में जाता है। एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपको तो मानना ही होगा, एनसीईआरटी तो बोला है 10वीं के लिए। और इलेक्ट्रॉन जो होता है करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है, लोअर टू हायर पोटेंशियल। ऐसा क्यों है? अब ऐसा तो इसीलिए है क्योंकि बुक बोला है, लेकिन आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे इसका ट्रूथ क्या है? ट्रूथ तो नहीं बोलूँगा, इसका कॉन्सिक्वेंस है। तो देखो, यानी कि इसी के वजह से क्या होता है, करंट पॉजिटिव टर्मिनल, मान लो कि पॉजिटिव में पोटेंशियल डिफरेंस तो नहीं, पोटेंशियल वाई है, तो यहाँ से करंट निकला, और नेगेटिव टर्मिनल से तो इलेक्ट्रॉन निकले। नेगेटिव में कुछ पोटेंशियल होगा जो कि ऑब्वियसली पॉजिटिव से कम ही होता है, ठीक है। और बैटरी अटैच नहीं करोगे ना तो करंट फ्लो नहीं करेगा। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ये बात। करंट कैन ओनली फ्लो इफ पीडी एग्जिस्ट्स। पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तो ही करंट फ्लो करेगा। ये नहीं रहता है तो कोई भी करंट कभी भी फ्लो नहीं कर पाएगा। और वोल्ट मीटर स्ट्रक्चर भी ठीक है पूरा, मेरे को याद आ गया है, वोल्ट मीटर स्ट्रक्चर भी ठीक है, पूरा ठीक है। आप स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से देखें, समझे कि करंट लोअर टू हायर टू लोअर पोटेंशियल में जाता है। मैं समझा दे रहा हूँ, यहाँ पे हाई पोटेंशियल होता है, ठीक है। PYQ में आया था एक्चुअली, ये 2000 जब मैं बोर्ड्स दिया था उसका क्वेश्चन है एक्चुअली, ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन मेरे में आया था और मैं सही करके आया था, बाकी सब गलत। लोअर पोटेंशियल, ठीक है ना मेरे भाई। तो यहाँ से करंट जाता है, और जहाँ पे हायर पोटेंशियल वहाँ पे पॉजिटिव साइन रहेगा इंस्ट्रूमेंट का। यही देख लो अच्छे से, मैं लिख दे रहा हूँ। जहाँ पे हायर पोटेंशियल, और अब देखो, अब ये कैसे डिटरमाइन करोगे वहाँ पे हायर पोटेंशियल है मेरे भाई? बात सुन लो, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी ऑलवेज हैज हायर पोटेंशियल। लंबा डंडी जहाँ पे रहता है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, पॉजिटिव टर्मिनल ही हायर पोटेंशियल रखता है। और एक तो थ्योरी तो मैं बता चुका हूँ नोट में, करंट फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। अब इतना तो आपको पता ही होगा कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आता है, तो करंट का डायरेक्शन में कैसे बताया, करंट के डायरेक्शन के बेसिस में हम बताते हैं हायर पोटेंशियल है कि लोअर पोटेंशियल, ठीक है। और यहाँ पे हायर पोटेंशियल वो जगह है जहाँ से करंट फ्लो करे, ठीक है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सर्किट एनालिसिस में। अभी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है वो जान लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस V by Q, W by Q। पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू वन पॉइंट। ये पोटेंशियल का डेफिनेशन, पोटेंशियल डिफरेंस का नहीं। और ये वर्क डन का फॉर्मूला आगे जाके हीट में भी बहुत काम आने वाला है, मैं बताता हूँ कैसे। PD इज इक्वल टू एक्स माइनस के है, डेल्टा V इज इक्वल टू एक्स माइनस के डेल्टा V2, मतलब डेल्टा V इज इक्वल टू VF माइनस VI। इसको पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाता है। डिफरेंस बिटवीन टू पोटेंशियल, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इज पोटेंशियल डिफरेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? इट्स ऑपोजिशन चार्जेस फेज व्हेन मूविंग इन ए मटेरियल। और द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेजिस्ट फ्लो ऑफ चार्जेस। अभी हम थोड़ा ग्राफ करने वाले हैं। ग्राफ y इज इक्वल टू के एक्स फॉर्म, नाइन्थ में रहता है। के को स्लोप बोला जाता है, इससे आपको स्लोप बोला जाता है। तो ये होता है y इज प्रोपोर्शनल टू x, y बढ़ा रहे हो x भी बढ़ा रहे हो।
इसका ग्राफ होता है कुछ इस तरीके का। यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। ये फंक्शन y इज ए फंक्शन ऑफ x। और यहाँ पे मैं ये क्यों बता रहा हूँ भाई, मैथ्स क्यों ला रहा हूँ, बताने दो। अच्छा, जो रेजिस्टेंस होता है ना, वो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल से निकलता है। अच्छी बात है, तो आप बोल सकते हो कंपेयर करते हैं y और ये x, implying v is equal to IR, the great equation v is equal to IR, ठीक है, where r is the slope of graph। और मैं आपको क्लियरली बता दे रहा हूँ, ये जो स्लोप होता है इस तरीके से रहता है। यहाँ पे I है, यहाँ पे R है, जितना ज़्यादा थीटा, मान लेते हैं एक मल्टीपल स्लोप क्वेश्चन आता है पोटेंशियल कंबाइन ये करने का, एक्स एक्सिस के साथ जिसका थीटा जितना ज़्यादा, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा। ये R1, थीटा 3, थीटा 2, थीटा 1, R2, R3, R1 लेस देन R2 लेस देन R3। बार बार एग्जाम्स में आता है, गलती मत करना, बहुत गलती होता है ये सिली क्वेश्चन, ठीक है। अब भाई ये मत पूछना थीटा ये रहेगा तो क्यों होगा, मैं एक सीधी बात बता रहा हूँ, स्लोप कुछ नहीं होता, स्लोप tan थीटा होता है। स्लोप होता है tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू m, स्लोप इज इक्वल टू r। मैं एक बात बता दे रहा हूँ, आपको पता ही होगा 0 से 90 जाने में tan इंक्रीज करता है। अरे भाई 0 to 90, 0 to infinity, tan बढ़ रहा है, काम खत्म। या तो आप लॉजिकली ऐसे भी सोच सकते हो, मान लो कि तुम इस स्लोप पे खड़े हो R1 के लाइन में खड़े हो, तो आपको फिर R2 में जाते तो R3 में जाओगे तो ऑब्वियसली लगेगा ना भाई कि भाई मेरा पैर ज़्यादा स्पीड से नीचे खिसक रहा है, वो तो लगेगा ना आपको कि मेरा बॉडी ज़्यादा स्पीड से नीचे खिसक रहा है। तो भाई ये नॉर्मल मतलब नल्लू तरीके से समझने का, बच्चे तरीके से समझने का तरीका है। एडवांस तरीके में, अच्छे तरीके में, एनसीईआरटी तरीके में, एनसीईआरटी नहीं साइंस के लैंग्वेज में समझने का तरीका ये है। अच्छा, एक इन्वर्स क्वेश्चन भी आता है जिसको बोला जाता है अच्छा, रेजिस्टेंस का सिंबल तो आपको पता होगा, आर का सिंबल ओमेगा होता है, ठीक है, इसको ओमेगा बोला जाता है। और एक तो चीज़ जानते हो क्या है, सी, जिसका सिंबल स्मॉल ओमेगा होता है। अब ये क्या है भाई, कैपेसिटेंस। मज़ा आया ना कि ये क्या पढ़ा रहा हूँ मैं, कैपेसिटेंस कहाँ से आ गया। तो कैपेसिटेंस कुछ नहीं होता है, कैपेसिटेंस इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, काम खत्म। कैपेसिटेंस इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। और ये मैं बार बार बता रहा हूँ। ये मैं क्यों बताया, क्योंकि एक क्वेश्चन आया था जिसमें एक ऐसा ऑर्डर दिया गया था 1/r और I, मेरे हिसाब से 1/v तो नहीं बोलूँगा मैं यहाँ पे बोलता हूँ शायद v/i है, 1/r है, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल IR इज इक्वल टू v, तो v/i इज इक्वल टू r होता है। तो यहाँ पे I/v का ग्राफ दिया था, मज़ेदार चीज़ है, I/v का ग्राफ दिया था और इस तरीके से लाइन बनाया था। ये R1 है, R2 है, R3 है, और यहाँ पे पूछा गया था कि किसका वैल्यू किससे बड़ा। बच्चे जानते हो गलती क्या की थी, पिछले वाले थ्योरी के हिसाब से करके आ गए थे, R1 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3, लेकिन वो ये नहीं देखे थे कि मेरे भाई यहाँ पे y एक्सिस में 1/v है, आपका जो y है वो इन्वर्स फंक्शन में, और जब इन्वर्स फंक्शन में रहता है एक रेसिप्रोकल फंक्शन में, यानी कि x/y अगर कांस्टेंट के बराबर हो, तो ये केस होता है हाइपरबोला का। ये हाइपरबोलिक इक्वेशन बोला जाता है, इसको इन्वर्स इक्वेशन बोला जाता है, हाइपरबोलिक इक्वेशन। लेकिन यहाँ पे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन दिया है, पॉसिबल है कि, मतलब एक लॉजिकल बात बता रहा हूँ, मान लीजिए 1/v होता है आपका किसके बराबर, y डैश के बराबर। ऑब्वियस सी बात है भाई, y डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। 1/v जैसे जैसे मतलब 1/v प्रोपोर्शनल है, 1/v प्रोपोर्शनल है। लेकिन मजा ये आया था, बच्चे क्या बोल रहे, मतलब देखो इस ग्राफ के हिसाब से R1 लेस देन R2 लेस देन R3 सही है, लेकिन
जब क्वेश्चन ये आता है कि रेजिस्टेंसेस कंपेयर करो, बच्चे फंस जाते हैं। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस के टर्म में R3 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R1 होगा, सॉरी मेरा मतलब R1 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3 होगा। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, तो इसको डैश से लिख दे रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। ये रेजिस्टेंस नहीं है, R1 डैश इज नॉट रेजिस्टेंस, इट इज कैपेसिटेंस। ठीक है, कैपेसिटेंस है, रेजिस्टेंस इस तरीके का बनेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरे भाई अगर मान लीजिए R1 डैश लेस देन R2 डैश लेस देन R3 डैश, यानी कि 1/R1 लेस देन 1/R2 लेस देन 1/R3, मेरे को एक बात बताओ, 1/4 ये क्या हो गया? 1/4 बड़ा है या 1/5 बड़ा है? ऑब्वियस सी बात है मेरे भाई कि 1/4 1/5 से बड़ा ही होगा। यानी कि अगर आप इसको उल्टाओगे तो 5 ग्रेटर देन 4 होगा। ये लॉजिक आपको याद रखना है। ठीक है, डिवीजन करके भी देख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो वही भाई, मैं यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल कर दे रहा हूँ, R1 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3। ये कैपेसिटेंस सीरीज ग्राफ भी देख लेना, तो बना चुका हूँ। ठीक है, वॉइस नोट्स पढ़ लेना। फिर उसके बाद हम जल्दी जल्दी चलते हैं रेजिस्टेंस एडिशन में। रेजिस्टेंस एडिशन कैसे किया जाता है? अच्छा, रेजिस्टेंस का ये जो फॉर्मूला रो एल बाई ए इज इक्वल टू आर है, ये तो आपके बुक में दिया ही है। इसके साथ साथ मैं एक चीज बता रहा हूँ, रो डज नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ चार्जेस पासिंग। ये डिपेंड नहीं करता है, रो अमाउंट ऑफ चार्जेस पासिंग से बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है। रो एक तो कांस्टेंट है, और मैं अभी बताने वाला हूँ कि ये जो रेजिस्टिविटी नाम का जो विचित्र कांस्टेंट है, ये क्यों डिपेंड नहीं करता है। आपके बुक में दिया रहता है कि रो डिपेंड नहीं करता है, रेजिस्टिविटी जिसको है ये डिपेंड नहीं करता है, इस पे डिपेंड नहीं करता है, उस पे डिपेंड नहीं करता है। लेकिन बहुत मतलब क्यों नहीं करता है, इसका कुछ तो रीज़न होगा ना मेरे भाई कि ये चीज़ इक्वेशन में है फिर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इसका कुछ ना कुछ कारण तो होगा ही। ये क्या आ गया, इसका कुछ ना कुछ तो कारण होगा। हमको यार पानी थोड़ा पी ले। हाँ, तो डज नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ चार्जेस पासिंग, और बुक में दे दिया है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। ठीक है, मटेरियल इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, और एक चीज़ भी बता दे रहा हूँ, ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है और इसका यूनिट ओम मीटर होता है। और मेरे भाई सवाल ये आता है कि अगर ये इस तरीके में रो एल बाई ए इज इक्वल टू आर के फॉर्म में, तो एक लॉजिकल सा बात आता है कि अगर मैं रेजिस्टेंस बढ़ाऊंगा तो रो नहीं बढ़ेगा। तो मेरे भाई रो बढ़ाने के लिए आपको लेंथ और एरिया कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो आप लिख सकते हो एक चीज, रो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर, इट डज नॉट, बट इट डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ एंड एरिया। ये होता है वो क्वेश्चन एक्चुअली जो आता है आप लोग के एग्जाम में। वो एरिया और लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है, एरिया और लेंथ में डिपेंड नहीं करता है। आप रेजिस्टेंस बढ़ाना चाहते हो, लेंथ बढ़ाओ, एरिया बढ़ाओ। रो अगर बढ़ाना चाहते हो तो आपको टेम्परेचर ही बढ़ाना पड़ेगा और मटेरियल चेंज करना पड़ेगा। ठीक है ना, मटेरियल चेंज करना पड़ेगा, लेकिन आप उसके लिए लेंथ भी आपको कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो आप नेचुरली आप किस केसेस के साथ डील करते हो जहाँ पे रो कांस्टेंट है, आप लेंथ चेंज कर सकते हो। आप सोचो, आप लैब में हो, आप क्या नया मटेरियल जाके लाने के लिए सोचो क्या? आपको बोला गया कॉपर के साथ होंगे, आप सिल्वर के साथ नहीं करोगे। अब कॉपर का रेजिस्टिविटी तो आप चेंज नहीं कर सकते ना, आप तो लेंथ ही चेंज कर पाओगे या एरिया ही चेंज कर पाओगे एक वायर का। जो एग्जाम में आप मतलब आपको जो प्रैक्टिकल्स, अगर आप कभी हायर क्लासेस पढ़ रहे हो या कोई कर रहे हो, तो उनको तो बस एक सिंपल सा एनालॉजी दिया। और अभी चलते हैं रेजिस्टेंसेस पे। ये क्या है भाई, रेजिस्टेंस एडिशन में, रेजिस्टेंस एडिशन
ठीक है, सर्किट रेजिस्टर्स जिसको बोला जाता है। बच्चों को बहुत दिक्कत होता है सर्किट रेजिस्टेंसेस और रेजिस्टर्स भी जिसको बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, रेजिस्टर का डेफिनेशन जानते हो क्या है? रेजिस्टर होता है एक कंडक्टर विथ सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। कंडक्टर विथ सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस होता है रेजिस्टर का डेफिनेशन। क्या आ गया, ठीक है। अच्छा, पैरेलल सीरीज अगर नहीं सॉल्व करने आता है, बता दे रहा हूँ, पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट, करंट चेंज, डिवाइड होता है एक्चुअली, करंट डिवाइड्स। इसका पहला पॉइंट होगा वोल्टेज डिवाइड और रेजिस्टर्स। अब इसका यूज करने का मतलब क्या है? फॉर रेजिस्टर्स करंट कांस्टेंट, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करते हैं इसको मैं बता दे रहा हूँ। मान लीजिए ये आपका एक सर्किट है, ये क्या हो गया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा है, एक रेजिस्टेंस लगा है, एक रेजिस्टेंस लगा है, प्लस माइनस चार्ज जा रहा है यहाँ पे। अगर मान लीजिए इसका 6 वोल्ट है, तो मैं एक बात बता दे रहा हूँ, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप खाता है। खुद देखो यार, करंट सेम नहीं है, करंट सेम जा रहा है, ये होता है सीरीज। खुद देखो, ये गया, ये गया। यहाँ पे मान लीजिए ये 2 वोल्ट खा रहा है, ये 2 वोल्ट खा रहा है, ये 2 वोल्ट खा रहा है, सब कुछ मिलके बैटरी के ही पोटेंशियल के साथ बराबर हो गया 6 वोल्ट। अब देखो मैं कैसे बनाने हूँ, मान लेता हूँ मैं यहाँ पे करंट करंट कितना दे, 12 एम्पियर, 12 एम्पियर। टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज सिग्मा आर, काम खत्म। सिग्मा आर का मतलब होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, जितना भी दिया होगा सब ऐड कर दो। निकाल के देखते हैं, मैं सबको ऐड कर देता हूँ। कैसे लें इसको, कैसे लें इसको, 12 एम्पियर, 12 एम्पियर दिया ना, 12 एम्पियर दिया। तो यहाँ पे मैं एक रजिस्टर के लिए अभी मैं जो कर रहा हूँ उसको अभी मत करो, उस पर ध्यान मत दो। मैं V/R अप्लाई करके देखता हूँ। V/R है टोटल, एक का रेजिस्टेंस मुझे पता नहीं है, 6 एम्पियर जा रहा है मान लेता हूँ। वो अगर 2 वोल्ट खा रहा है तो ये कंज्यूम कर रहा है 3 एम्पियर, नहीं 12 ही तो एम्पियर रहेगा, सॉरी। अच्छा देखो, मैं आपको सिखाने वाला हूँ रेजिस्टेंसेस कैसे निकाले जब एक चीज़ दिया। देखो यही R1 लेते हैं, R2 लेते हैं, R3 लेते हैं। R1 के लिए दिया क्या है, वोल्टेज कितना खा रहा है, 2 वोल्ट खा रहा है 6 वोल्ट में से। अच्छा आप ऐसे समझ लो, अगर R1 अगर मैं हटा दूँ तो ये समझ लो ना कि R2 और R3 जो है वो उनका रेजिस्टेंस वैल्यू 3 और 3 हो जाएगा, ताकि ये 6 वोल्ट रहे। ऐसा समझ लो, अगर मैं इसको इग्नोर करता हूँ, R1 इग्नोर करता हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है ये सब 2 वोल्ट जाएगा, 6 वोल्ट में से एक 2 कट गया, वोल्टेज हो गया। फिर करंट कितना है, करंट तो कांस्टेंट है भाई, सब में से तो एक ही करंट जा रहा है, 12 एम्पियर। रेजिस्टेंस आप निकाल सकते हैं V/I 2/12, 1/6 ओम, 1/6 ओम, ठीक है, 1/6 ओम। अब देखिए सब कोई एक ही टाइप का वोल्टेज खा रहा है, सब एक ही वोल्टेज खा रहे हैं, सब अगर एक वोल्टेज खा रहे हैं तो भाई ऑब्वियस सी बात है सबका रेजिस्टेंस भी सेम होगा। तो सिग्मा आर डायरेक्ट अप्लाई कर दो, समेशन ऑफ आर अप्लाई कर दो, 1/6 इंटू 3, क्योंकि सारे तो आइडेंटिकल रेजिस्टर्स है। एंड फॉर आइडेंटिकल रेजिस्टर्स, आइडेंटिकल रेजिस्टर्स के लिए हम देख सकते हैं, आइडेंटिकल रेजिस्टर्स के केस में सिग्मा आर जो होता है एनआर के बराबर होता है, वेयर एन स्टैंड्स फॉर द नंबर ऑफ रेजिस्टर्स कनेक्टेड, ठीक है, नंबर ऑफ रेजिस्टर्स कनेक्टेड। और ये हो जाएगा 1 टोटल रेजिस्टेंस। आप वैसे भी चेक करो, टोटल रेजिस्टेंस अगर 1/2 ओम हो रहा है तो मैं काम कर रहा हूँ 6 वोल्ट निकाल के देखने, मान लेते हैं अगर मैं सबको रिप्लेस कर दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक नया सर्किट बना रहा हूँ,
और यहाँ पे 6 वोल्ट रखता हूँ, 6 वोल्ट रख के एक तो 1/2 ओम का रेजिस्टेंस R4 लगा दिया, सबको रिप्लेस करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अप्लाई कर दिया। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो पता है ना, मैं इसको बता दे रहा हूँ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर हो गया तो यहाँ पे आप करंट निकाल सकते हो, 6 वोल्ट बाय 6 वोल्ट इंटू 6 भी इंटू ये 1/2 हो गया ना, तो हाँ सॉरी 6 वोल्ट बाय 1/2, तो ये आपका 12 एम्पियर हो गया। काम खत्म। इस तरीके से बहुत अच्छे से ध्यान रखो इक्वेशंस का कि V इज इक्वल टू आई आर होता है, V बाई आर इज इक्वल टू आई होता है, V बाई आई इज इक्वल टू आर होता है। रेजिस्टेंस यहाँ पे मेरा कितना निकला था, यहाँ पे आर मेरा निकला था 1/2, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा V बाय, ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा मैं V बाय 1/r, 1/1 ऑफ r, मैं तो ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, V बाई आर को V इंटू 1/r, तो ये हो जाएगा 12 एम्पियर। तो कुछ केयरफुलनेस मेंटेन करना होता है आपको, ठीक है। अभी मैं इसको इतना इरेज कर दे रहा हूँ, इतना पार्ट में इरेज कर दे रहा हूँ ताकि नोट्स जब भेजूंगा तो इजीली पढ़ सकते हो। और सिग्मा एन आर इक्वेशन और एक बार लिख दे रहा हूँ कब अप्लाई किया जाता है, एनसीईआरटी में तो नहीं दिया होगा, पता नहीं। ये क्या हो गया, फॉर आइडेंटिकल रेजिस्टर्स in series, sigma resistance is equal to n into r, n stands for number of resistors, connected। काम करता, इतने से आंसर आ जाता है। पैरेलल सर्किट देख लेते हैं, पैरेलल में क्या होता है। तो पैरेलल के केस में देखो, ये देखिए, ये R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया। दिस इज कॉल्ड अ कॉमन नोड, इसको कॉमन नोड बोलते हैं, कॉमन जंक्शन बोला जाता है, जंक्शन पॉइंट भी इसको बोला जाता है, जंक्शन पॉइंट, दिस इज ऑल्सो नोन एज जंक्शन पॉइंट। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, अगर पॉजिटिव टर्मिनल से कन्वेंशनल करंट निकल रहा है तो यहाँ पे करंट अपना पाथ चेंज कर लेता है और यहाँ पे मिल जाता है। एरो मार्क बनाना नेसेसरी है, एरो अगर नहीं बना होगा तो मार्क नहीं दिया जाता है कोर्स में। तो ये तो करंट ऐसा फ्लो कर रहा है, क्लियरली देखो भाई, जान लो ना, दो सेम पोटेंशियल में बैटरी का पोटेंशियल सेम ही है, पोटेंशियल डिफ तो सेम ही है ना भाई। क्या क्या मतलब, तुम सोच लो क्या कुछ डिफरेंस है भाई। यहाँ पे जितना पोटेंशियल है, ये दो पॉइंट में जितना पोटेंशियल डिफरेंस है, टोटल सर्किट में ये याद रखो, ये नोट में आंसर में रख लो, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस एट एनी 2 points ऑफ ए सर्किट, ठीक है, रिमेन कांस्टेंट। और यही चीज आप इसमें भी देख सकते हो, चेक कर सकते हो सीरीज में, कि भले ही ये सारा जॉइंट हो गया इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ठीक है ना, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ये बी है, ए है, ए से लेके बी तक जितना पोटेंशियल डिफरेंस है सबका सम कर रहे हो तो 6 ही आ रहा है। हर एक रेजिस्टर खा रहा है जितना, तो आप उस तरीके से निकाल सकते हो, है ना। और मैं और एक तो डाटा दे रहा हूँ सीरीज के लिए, सीरीज का एक डाटा दे रहा हूँ फॉर सीरीज, ये एक डाटा है आपका। सीरीज में अगर ऐसा लगा है सब, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाई किया गया है, इसका V1 जो होगा वो R1 बाय नहीं R1 इंटू करंट होगा, V2 जो होगा ये तो R1 R2 R3 R2 इंटू आई होगा, V3 जो होगा R3 इंटू आई होगा, सबका सम करोगे ये हो जाएगा, आई कॉमन आ जाएगा। दिस इज द डेरिवेशन एक्चुअली, ठीक है ना, ये डेरिवेशन होता है, ये आपका बोर्ड का डेरिवेशन है, इज इक्वल टू आई सिग्मा आर, ये होता है डेरिवेशन। डेरिवेशन बुक्स में दिया है, मैं यहाँ पे डेरिवेशन नहीं बताऊंगा लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ।
डेरिवेशन बताते हैं क्या चीज़ का, डेरिवेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। देखिए मतलब यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि वो सर्किट तो तुम देखे ही हो, वहाँ पे करंट और देखो दो पोस्टुलेट्स होते हैं, देयर आर टू पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट का मतलब होता है जो ट्रूथ है, प्री एज्यूम्ड ट्रूथ, प्री एज्यूम्ड में जो ट्रूथ है। पैरेलल में करंट डिवाइड होता है, पैरेलल में करंट डिवाइड होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, देखो जो दिया है, मैं एक स्टूडेंट को बताया था एक्चुअली, जो दिया है या जो मांगा है, मांगे वो बना दो। अब ऐसा नहीं बोर्ड में ये लिख देना, मैं जिस स्टूडेंट को समझाया हूँ वो जान जाएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। यहाँ पे देखो वोल्टेज कांस्टेंट है, वी तो कांस्टेंट, वोल्टेज कांस्टेंट फॉर ऑल रेजिस्टेंस, ठीक है। आपका वोल्टेज कांस्टेंट है, मैं वोल्टेज के टर्म्स में इक्वेट कर देता हूँ। देखो ये वोल्टेज है, हर एक रेजिस्टेंस का वोल्टेज सेम था, वोल्टेज कर दिया। अच्छा वोल्टेज सेम का मतलब देखो यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये ए पॉइंट बी पॉइंट, हर एक रेजिस्टर ए पॉइंट बी पॉइंट के ही बीच में है, तो उनका रेजिस्टेंस भी तो सेम ही होगा ना, मतलब वोल्टेज, मेरा मतलब वोल्टेज सेम तो होगा ना। तो V बाई आई वन इज इक्वल टू आर वन, ठीक है। V बाय आई टू इज इक्वल टू आर टू, V बाय आई थ्री इज इक्वल टू आर थ्री, सबका सम करके देखते हैं, ठीक है। तो आप खुद देखो ये इतना गया तो आई वन तो चेंज हो रहा है ना, हाँ हाँ अब देखो हर एक में V बाई आर वन जो है वो तो आई वन के बराबर है, V बाई आर टू तो आई टू के बराबर है, V बाई आर थ्री आई थ्री के बराबर है। सबका सम लेना, सबका करंट जो आएगा, सबका जो सम आएगा वो तो करंट हो जाएगा, सेम करंट दैट इज फ्लोइंग थ्रू इट। ये हो जाएगा V वन बाई आर वन, वन बाई आर टू, वन बाई आर थ्री। अब देखो I बाय V इज इक्वल टू सिग्मा वन बाय आर, ठीक है। अब ये वन बाई भी जो आया ये आई टोटल है, ये भी टोटल है। ऑब्वियसली बात है भाई, आई टोटल भी टोटल अगर आ रहा है तो भाई वन बाई आर टोटल इज इक्वल टू सिग्मा आर, काम खत्म हो गया डेरिवेशन भाई, ठीक। अभी मैं यहाँ पे एक चीज लिख रहा हूँ, एक डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ। दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में कनेक्टेड है, क्या बोला, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है, ये देखो करंट डिवीजन दिया हूँ मैं यहाँ पे, करंट डिवीजन दिया हूँ, एक मिडिल पॉइंट से करंट आ रहा है। अगर यहाँ से देखो मैं समझा रहा हूँ, एक बात समझ जाओ, ये अगर इतना हुआ, कोई भी करंट अगर यहाँ से अगर मैं डेटा ना मेरे भाई, तो ये देखो कैसे पाथ डिवाइड करेगा, इसको बोला जाता है पाथ डिवीजन मेथड। पाथ डिवीजन मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना। लेकिन अगर कोई भी करंट अगर इस जंक्शन के बीच में अगर एक बैटरी होता तो ये सीरीज में कनेक्टेड होता। पाथ डिवीजन याद रखो, पाथ डिवीजन कैसे किया जाता है, मान लीजिए मैं इस पॉइंट से अगर करंट देता हूँ, करंट ऐसे कटेगा, डिवाइड होगा, ये आई वन करंट लेगा, ये आई टू करंट लेगा, जो डिटरमाइन कर रहा है कि ये पैरेलल सर्किट है। लेकिन अगर मैं, ये पैरेलल है, पैरेलल ड्यू टू जंक्शन करंट, जिसको मैं बोलूंगा जंक्शन करंट, इसको बोला जाता है, ये पॉइंट, ये जो बड़ा सा पॉइंट है ये जंक्शन है, ठीक है, इसको जंक्शन बोलते हैं, जंक्शन करंट, पैरेलल ड्यू टू जंक्शन करंट। यहाँ पे भी सीरीज, यहाँ पे सीरीज, यहाँ पे है, मैं बैटरी यहाँ लगा दिया, सीरीज हो जाएगा, ये सीरीज करंट, बात समझे, ये सीरीज करंट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे बीच में बैटरी लगा है, ड्यू टू, मैं हिंदी में थोड़ा ऐसा लिखते हैं ना, बीच में, मैं क्यों लिख रहा हूँ, बैटरी है, बैटरी कैसे लिखते हैं, बैटरी, जो भी बैटरी है, सॉरी फॉर बैड हिंदी, थोड़ा सा मतलब दिक्कत हो गया यार, छूट गया हिंदी, संस्कृतम भी सीखना मतलब अभी छोड़ रही हूँ, बैटरी, हाँ सही, ठीक है। अब सुनो, मैं यहाँ पे इसको ये भी बना दे रहा हूँ, मार्क अलग दे रहा हूँ, यहाँ पे अलग मार्क दे रहा हूँ ताकि ये हो जाए,
बुक में तो आपका सीरीज डेरिवेशन दिया है। अभी चलो, अभी सुनो। दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में होते हैं, आप डायरेक्ट एक फॉर्मूला देखो। बच्चों से गलती क्या होता है जानते हैं? बच्चे क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व करने के बाद रेसिप्रोकल लेना होता है मेरे भाई। रेसिप्रोकल लेना टोटल एडिशन के बाद, एडिशन इन एलएचएस के बाद, ठीक है। बाद ऐसा मत कर देना 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। मैं शॉर्ट में लिखा हूँ, ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं लिया। इम्प्लाइंग r इज इक्वल टू r1 प्लस r2। मेरे भाई गलती से भी ऐसे मत करना, गलती से भी मत करना। मैं अब बताने वाला हूँ, ये कोई ट्रिक नहीं है। देखो वन, ये 1/r1 प्लस 1/r2 है, यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ। तो 1/r किसके बराबर होगा? r1 प्लस r2 बाय r1 इंटू r2। अच्छा ये कैसे आया? देखो मैं समझा रहा हूँ इसका मैकेनिज्म क्या होता है आने का, कैसे हम लिखते हैं इसको। आप एलसीएम r1 इंटू r2 ले ली। ये एक बहुत कॉमन मिसकॉन्सेप्शन है मेरे भाई, ये एलसीएम नहीं होता है, हर केस में ये एलसीएम के बराबर नहीं होता है। इसको मल्टीप्लिकेटिव सॉल्विंग बोला जाता है। कैसे होता है देखो, मैं 1/r को 1/r1 इंटू R2 इंटू R2, क्योंकि भाई R2/R2 वन ही होगा, प्लस 1/R2 इंटू R1/R1 तो लिख ही सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। अब मैं इसको R2/R1 R2 प्लस R1/R2 R1 तो लिख ही सकता हूँ। अब जाके हम एलसीएम लेते हैं, ये जो एलसीएम लेने का चक्कर है, अब जाके हम एलसीएम लेते हैं। R2 R1 1/r के बराबर है, देयरफॉर R का फॉर्मूला होता है R1 इंटू R2 बाय R2 प्लस R1 फॉर एनी टू रेजिस्टर्स। ये इंपॉर्टेंट है समझना, एनी टू रेजिस्टर्स, कोई भी दो रेजिस्टेंसेस के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है। अच्छा एक बात समझ रहे हो, मान लो एक पैरेलल सर्किट दिया है, मान लो इस तरीके का एक पैरेलल सर्किट दिया है। तुम अभी सोचो तो, वो लंबा वाला प्रोसेस से जाने के अलावा तुम इन दो रेजिस्टेंसेस के लिए R1 R2 के लिए RT लगा दो, R1 इंटू R2 बाय R2 प्लस R1 लगा दो, और इससे जो RT आता है, ये RT भी तो R1 जो R3 है उससे पैरेलल कनेक्शन में मैं तो प्रोवाइड कर रहा हूँ भाई, यहाँ पैरेलली जा रहा है करंट, ठीक है, I पैरेलली जा रहा है। तो भाई आप इसको R टोटल R3 इंटू RT बाय RT प्लस R3 नहीं लिख सकते हो क्या? मैं RT नहीं लेता हूँ यहाँ पे, RK ले रहा हूँ, ठीक है। RK, R टोटल या तो सिग्मा R, सिग्मा R जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। भाई ऐसे नहीं आ जाएगा, अब समझो क्यों मैं ये फॉर्मूला बताया, कितना आसानी से तुम फटाफट क्विकली सॉल्व कर सकते हो, बोर्ड्स में मार्क भी मिल जाएगा। डायरेक्ट लिख देना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल टू R1 इंटू R2 बाय R2 प्लस R1 फॉर एनी टू पैरेलल रेजिस्टर्स। काम खत्म, इन पैरेलल, काम खत्म। यहाँ पे भी स्टेटमेंट लिख दिया हूँ, अभी जाके कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अभी हीट में आते हैं। हीट के दो फॉर्मूले होते हैं, हीट का मेजर फॉर्मूला हीट एंड पावर जिसको बोलते हैं, हीट एंड पावर। हीट एंड पावर में आप पढ़े हो कि पावर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट, ठीक है। V इंटू आई इज इक्वल टू पावर होता है, ठीक है। अब सुनो, पावर का और एक इक्वेशन भी है I स्क्वायर आर, पावर का और एक इक्वेशन है V स्क्वायर आर। हीट के बारे में चर्चा करेंगे, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, ये इक्वेशन से आप क्या समझ रहे हो? कुछ भी मतलब ऐसा नहीं लग रहा है V इज इक्वल टू आई आर की तरह नहीं दिख रहा है? उसी के मैकेनिज्म का तरह तुम नहीं लिख सकते, पावर इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, पावर इज प्रोपोर्शनल टू करंट। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट पावर इज इक्वल टू पावर इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट इम्प्लाइंग पावर इज इक्वल टू वी आई। एम इज इसका 1 होता है, स्लोप हमेशा 1 रहता है। और tan में 1 कब आता है सोचो, tan में 1 tan 45 में आता है, पावर इज इक्वल टू वी आई का इक्वेशन आ गया। मेरे को एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, क्या इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लेट पावर ओनली प्रोपोर्शनल टू करंट, V इज कांस्टेंट। और जानते हो जो कांस्टेंट होता है ना, वही स्लोप बन जाता है। जैसे कि रेजिस्टेंस वहां पे कांस्टेंट रहता था ओम्स लॉ में, ओम्स लॉ में कांस्टेंट रहता था, ओम्स लॉ तो मैं कवर करवा दिया, ओम्स लॉ और एक बार लिखवा दूंगा मैं।
वोल्टेज इज कांस्टेंट, स्लोप, अच्छा ओम्स लो यहीं पे करवा दूंगा, रुको ओम्स, अभी सही टाइम है ओम्स करवाने का। कांस्टेंट स्लोप होता है, मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ, आपको ओम्स लो क्या बोलता है, इफ रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट देन वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू करंट, इसको प्रोपोर्शनल बोलते हैं, ठीक है, प्रोपोर्शनल साइन। अब मेरे को एक बात बताओ, वहां पे रेजिस्टेंस स्लोप नहीं बन गया था? नाउ बाय प्रीवियस एनालिसिस आप बोल सकते हो रेजिस्टेंस द कांस्टेंट बिकेम स्लोप, ठीक है। फोटो गया मेरे भाई, मैं क्या बताना चाहता था, बच्चों का दिक्कत यहीं पे आता है कि भाई मैं इसको लगाऊं या इसको लगाऊं, कब लगाना है कैसे लगाना है वो भी समझा देगा। और भी इज को ये स्टेटमेंट भी ड्रॉ कर दे रहा हूँ, वोल्टेज इज डायरेक्टली इफ रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट देन, और वो ओम्स लॉ से एक तो स्टेटमेंट जो आया है मैं तो डिराइव कर चुका हूँ, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है, तो मैं बता चुका था। सुन, अगर पावर करंट के प्रोपोर्शन में V कांस्टेंट, वोल्टेज कांस्टेंट है, देन यूज पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय आर। वाई, कोई भी सर्किट लो, ठीक है, और ये पैरेलल के लिए होता है। अब समझे भाई क्यों मैं बोल, क्या टीचर बोल रहे थे V स्क्वायर बाय आर पैरेलल के लिए, V स्क्वायर बाय आर पैरेलल के लिए, यही होता है मेरे भाई V स्क्वायर बाय आर पैरेलल का मतलब। पैरेलल में इस इक्वेशन को यूज किया जाता है, इसीलिए यूज किया जाता है क्योंकि भाई तुम कब तक, तुम मेरे को एक बात बताओ, तुम टोटल पावर निकालोगे, सबका रेजिस्टेंस सम करोगे, फिर टोटल करंट निकालोगे, उतना करने का टाइम रहेगा क्या तुम्हारे पास? फिजिक्स तुमको मांगता है कि तुम आसान तरीके से जाओ, सही तरीके से जाओ, सही थ्योरी से जाओ। आपको क्यों इतना करना है भाई? तुम पहले I1 निकालोगे, फिर I2 निकालोगे, I3 निकालोगे, फिर R1 निकालोगे, R1 R2 दिया होगा, फिर सिग्मा आर टोटल निकालोगे, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ। इफ यू यूज I square R then you have to find total resistance in parallel to total current also। कैसे करोगे? तुम इसके लिए लगा सकते हो, एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के लिए लगा सकते हो, एक इंडिविजुअल, हाउएवर अगर एक रेजिस्टेंस के लिए भी I स्क्वायर R1 यूज करो तो उस रेजिस्टेंस का I1 कैसे निकालोगे? कितना लेंदी, निकल तो जाएगा, लेंदी है, बहुत लेंदी है, इसीलिए हम यूज करते हैं V स्क्वायर बाय आर। कैसे आया? पावर इज इक्वल टू वी आई, पावर प्रोपोर्शनल टू आर, V कांस्टेंट ऑलरेडी बता दिया हूँ। पोटेंशियल, अगर आपका पोटेंशियल डिफरेंस अगर कांस्टेंट है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि V टोटल जो है वो आपका V टोटल जो है वो आप लिख सकते हो इसके टर्म्स में V स्क्वायर बाय, सॉरी I जो है V कांस्टेंट है, तो I को आप क्या लिख सकते हो? V टोटल बाय R टोटल। अब देखो मैं इसको लिख दे रहा हूँ V बाय सिग्मा R। मेरे को एक बात बताओ, पावर V स्क्वायर बाय सिग्मा R मैं R के जगह में पुट कर दिया, कितना आसान है, बस टोटल रेजिस्टेंस निकालो, V स्क्वायर करो, आंसर निकालो। वैसे यहाँ पे कोई नेसेसिटी नहीं है, इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R टोटल, ठीक है ना। आप कोई सिंगल रेजिस्टर है उसके लिए भी V स्क्वायर बाय R अप्लाई कर सकते हो,
वहाँ पे कुछ कुछ तो होगा नहीं ऐड करने के लिए। तो आर टोटल R1 है, तो आर टोटल इज इक्वल टू V²/R1, ठीक है, सिंगल रजिस्टर के लिए। लेकिन वहाँ पे इतना जाना नहीं है, सिंगल रजिस्टर में तो भाई और किसी के साथ ऐड थोड़ा करोगे, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हो टोटल पावर टोटल, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पावर टोटल इज इक्वल टू V² / और उसी लॉजिक से अगर पावर वोल्टेज के प्रोपोर्शन में है, I कांस्टेंट, तो आप लिख सकते हैं पावर इज इक्वल टू VI इज इक्वल टू V, यहाँ पे वोल्टेज कांस्टेंट है, IR लिख सकते हो इज इक्वल टू I²R टोटल। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज में पावर टोटल का इक्वेशन है ये, कोई भी, हाँ ये तो पावर टोटल का इक्वेशन हो गया। और ये इक्वेशन एक सिंगल रेजिस्टर्स के लिए भी वैलिड है। पावर इज इक्वल टू V²/R इज इक्वल टू I²R इज इक्वल टू VI हमेशा रहता है, ठीक है। और मैं ये बता दे रहा हूँ, बट पावर इनवर्स प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, ठीक है, पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस व्हेन रेजिस्टेंस टोटल व्हेन पैरेलल ओनली। प्रोपोर्शनलिटी ऑलवेज होल्ड नहीं करेगा, ऑलवेज होल्ड, ठीक है। साइमल्टेनियस प्रोपोर्शनलिटी कभी भी होल्ड नहीं करता, व्हेन पैरेलल ओनली, पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर इन सीरीज, ठीक है। और फॉर सिंगल रेजिस्टर, ठीक है, सिंगल रेजिस्टर के केस में आप कोई भी प्रोपोर्शनलिटी यूज नहीं कर पाओगे। आप सिंगल रेजिस्टर के केस में खुद ही चेक करो कि अगर मतलब क्या प्रोपोर्शनलिटी यूज करोगे। एक सिंगल रेजिस्टर अगर सीरीज में कनेक्टेड मतलब सर्किट में है, आप उसका रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हो, रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हो, बढ़ा रहे हो, बढ़ा रहे हो, रेजिस्टेंस जितना बढ़ाना है बढ़ा दे रहे हो, पावर इज इक्वल टू I²R लगा रहे हो, वो तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आ जाएगा, ठीक है। सीरीज में जब रहता है, सिंगल रजिस्टर हो या फिर सीरीज सर्किट हो, सीरीज और सिंगल रजिस्टर इन सिंगल सिंपल सर्किट, ठीक है, ठीक है ना। और ऑब्वियस सी बात है भाई कि यहाँ पे तुमको कितना समझाना पड़ रहा है यार। एग्जाम्पल देखो, ठीक है, ये बैटरी है R1 R2 R3। R1 अगर लेते हो, R1 पावर कितना आएगा, पावर इज इक्वल टू VI अगर यूज करोगे, यहाँ पे V1 V2 V3 निकालना पड़ेगा, V1 V2 V3। अच्छा मैं ये तो बता दिया हूँ, नोट इन सीरीज V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू V टोटल बैटरी, ठीक है। यहाँ से रेजिस्टेंस इक्वेशन आता है, तो यहाँ पे यूज करोगे तो यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा P1 इज इक्वल टू V1I, इस तरीके से निकालना होगा। लेकिन आप ऐसा निकाल सकते हो P1 इज इक्वल टू I² इंटू R1, P2 इज इक्वल टू I² इंटू R2 एंड P3 इज इक्वल टू I² इंटू R3, काम खत्म। और पैरेलल में कैसे करना है वो भी मैं समझा दे रहा हूँ। पैरेलल में कोई बॉडी है, ये पैरेलल सर्किट हो गया, ठीक, ये आपका पैरेलल सर्किट है, करंट जा रहा है, सब हो रहा है, R1 R2 R3, P1 हो जाएगा आपका V²/R1, P2 हो जाएगा V²/R2। देखो I²R1 भी लगा सकते हो, लेकिन भाई वहाँ पे कितना लेंदी होगा, तुमको टोटल करंट निकालना पड़ेगा, ये दो ब्रांच का निकालना पड़ेगा, फिर उससे काटना पड़ेगा, फिर उससे इसका करंट काटना पड़ेगा, इतना टाइम नहीं है आपके पास। P3 इज इक्वल टू V²/R3, है ना, इस तरीके से निकाल सकते हो। एंड टोटल पावर तो आप निकाल सकते हो वोल्टेज टोटल इंटू आई टोटल, या फिर V²/R टोटल 1/R टोटल, ठीक है, ठीक है। और मैं आपको एक बात बता रहा हूँ,
v स्क्वायर इंटू 1/r टोटल में आप डायरेक्ट पैरेलल इक्वेशन पुट कर देना। 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, r का वैल्यू निकालना, पुट कर देना, पावर टोटल आ जाएगा। ठीक है, ये इंडिविजुअल पावर है, इंडिविजुअल पावर ऑफ ईच रेजिस्टेंस। ये सीरीज के लिए। और एक थ्योरी है, करंट टेक्स पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, मान लो कि अगर ये कोई सर्किट है और इसमें से इस तरीके का वायर जुड़ा है और यहाँ पे दो रेजिस्टेंस R1 है, R2 है, तो मेरे बात को समझो। यहाँ पे आपका बैटरी है, मैं इसको लंबा बना दे रहा हूँ, ये प्लस है, ये माइनस है। करंट अगर आएगा यहाँ से नहीं जाएगा, यहाँ से जाएगा। नो रेजिस्टेंस रेजिस्टर अटैच्ड, सो करंट गोस L1 फ्रॉम L1। ठीक है ना, ये असर्शन रीजन का हो सकता है, ये टाइप का। ठीक, असर्शन रीजन। जितना भी मैकेनिज्म है सारा डिस्कस हो गया है, जूल्स लॉ वगैरह भी सारा। मैं जूल्स लॉ तो मैं और डिस्कस नहीं करूंगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। जूल्स लॉ तुम लोग जानते हो क्या होता है। हीट का मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। हीट में कुछ नहीं होता है, आई स्क्वायर आर टी, हीट इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर टी, हीट इज इक्वल टू वी आई टी। काम खत्म, यही होता है हीट का फॉर्मूला। चैप्टर इसी में खत्म, इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं समझने वाला। और ये वाला थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूजिंग लगा था, एक मिनट रुकिए, मैं देख रहा हूँ। ये तो क्या गया, कहाँ पे आ रहे भाई? हीट एंड पावर में, हाँ ये वाला इक्वेशन। इस इक्वेशन में कोई भी प्रोपोर्शनलिटी होल्ड नहीं करता है। एक सिंगल रेजिस्टर के केस में प्रोपोर्शनलिटी नहीं देखा जाता। ठीक है, मैं बार बार बता रहा हूँ, 1000 बार बता रहा हूँ, इसको और एक बार बता दे रहा हूँ। ये ओनली पैरेलल ओनली सीरीज का जो लॉजिक है मैं बता दे रहा हूँ। पावर इसके बराबर होता है व्हेन, मैं इसको काट रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं लिखूंगा, ये कंफ्यूजिंग वाहियात चीज मैं नहीं लिखूंगा पैरेलल सीरीज खाली। व्हेन वोल्टेज कांस्टेंट, ठीक है, वोल्टेज कांस्टेंट, पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस, करंट कांस्टेंट, थ्रू व्हाट, करंट कांस्टेंट थ्रू रेजिस्टर। ठीक है, थ्रू रेजिस्टर। अब सुनो, न्यूमेरिक वैल्यू मे बी सेम, मे बी नहीं, ठीक है, हाँ, ऑलवेज सेम। ठीक, बट साइमल्टेनियस प्रोपोर्शनलिटी नॉट। ठीक, नॉट, काम खत्म, चैप्टर हो गया, चैप्टर समाप्त। सारा चीज का फॉर्मूला मैं लिख दिया हूँ, यहीं पे खत्म करते हैं, बाय बाय। और बात रही मैग्नेटिज्म चैप्टर की, मैग्नेटिज्म में ज़्यादा कुछ ये होने का नहीं है लास्ट आवर में। अभी तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है। आप यूट्यूब में जाइए, मैग्नेटिज्म में, वहाँ पे कुछ चैनल्स का मैं नाम बता रहा हूँ। एक क्लास है 2 पाई क्लासेस, यूट्यूब चैनल एक है। और PW वन शॉट्स देख सकते हो अगर टाइम है। 45 मिनट रेप सीरीज देख लेना, हो जाएगा।